नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो मैं आ गया हूँ सब्जेक्ट को लेकर। दोस्तों, सबसे पहले तो आज हनुमान जयंती है, तो सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, शुरू करते हैं। मैंने आपको कल विषय के बारे में बता दिया था, सारे विषय बता दिया था कि अपने को इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र और विज्ञान और सारे सब्जेक्ट अपने को पढ़ने हैं। और मैंने बोला था कि कल बोला था मैंने कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अपन शुरू करते हैं इतिहास से। तो इतिहास से अपन शुरू करते हैं दोस्तों। इतिहास सब्जेक्ट विद्यार्थियों को हमेशा ये ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट बड़ा टफेस्ट सब्जेक्ट है, बड़ा टफ सब्जेक्ट है, ऐसा लगता है विद्यार्थियों को। तो दोस्तों, एक बार आप मेरे से इतिहास पढ़ लोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इतिहास। आप कभी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे इतिहास को, एक बार यदि आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आइए देखते हैं, अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इतिहास इस शब्द के बारे में समझिए। इतिहास के जो जनक उनका नाम है हेरोडोटस। ये इतिहास के जनक है। मैं इसको साइड में लिख देता हूं क्योंकि अपने को पूरे बोर्ड पे लिखना है। इतिहास के जनक हेरोडोटस बोला जाता है। हेरोडोटस इतिहास के जनक है। इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इति धन हास। इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इति धन हास, जिसका अर्थ होता है अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना। अतीत की घटना का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना। आप लिख लेना आगे, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। फिर उसके बाद में इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं, इतिहास पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो इतिहास पढ़ने का एक और एकमात्र उद्देश्य है कि इतिहास हमको सीख देता है। इतिहास हमको सीख देता है। इतिहास से हम सीखते हैं और सीखने के बाद में पिछली गलतियों को ना दोहराएं। ये इतिहास पढ़ने का उद्देश्य है कि इतिहास हमको सिखाता है और इतिहास से हम पिछली गलती ना दोहराएं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, प्राचीन काल। प्राचीन काल। अब अपन को यहाँ पर इनके सन भी याद रखने पड़ेंगे। प्राचीन काल 2400 ईसा पूर्व से 6 ईस्वी तक। 2400 ईसा पूर्व से, इस ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बीसी भी कहते हैं। बीसी से 6 ईस्वी तक। 6 ईस्वी तक। और इस ईस्वी को अंग्रेजी में एडी कहते हैं। एडी। बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट और एडी का फुल फॉर्म एन्ना डोमिनी। तो ये 2400 बीसी है। जहां पर भी ये बीसी शब्द आ जाए या ईसा पूर्व शब्द आ जाए तो आप ये समझना कि ये उल्टा चलता है। उल्टा कैसे? जैसे 2400 से 2300 आएगा, 2300 बीसी, 2200 बीसी, 2000 बीसी, ऐसा ये उल्टा चलता है। जहां पर बीसी शब्द आ जाए समझ लेना कि ये उल्टा चलता है। फिर दूसरा काल है मध्यकाल। छठी शताब्दी
ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं, 6ठी शताब्दी से 1707 तक, 1707 ईस्वी तक, ये औरंगजेब की मृत्यु तक चलता है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर 1707 ईस्वी तक। फिर उसके बाद में आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, ये आधुनिक काल चलता अपना 1707 से 1950 तक, 1950 1947 तक, 47 तक लिखो इसको, 1947 तक। तो ये इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतने भागों में बांटा गया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में अपन यहाँ से शुरू करते हैं, आगे से इसको आगे बढ़ाते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो, तो अपन देखिए, इस इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। तो हम शुरू करते हैं यहां से, मध्यकाल से। आपकी परीक्षा में जो ज्यादा वेटेज है, परीक्षा में जो प्रश्नों का आने का ज्यादा वेटेज है, वो मध्यकाल और आधुनिक काल से है। प्राचीन काल से भी प्रश्न आते हैं, तो मैं आपको प्राचीन काल ही पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले अपन पढ़ते हैं मध्यकाल से। तो शुरू करते हैं इतिहास को मध्यकाल से। देखिए, मध्यकाल, मध्यकाल पढ़ते हैं तो मध्यकाल में हमको इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मध्यकाल जो हमारा है, इसमें इस्लाम का राज रहा है, तो मध्यकाल में इस्लाम धर्म को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक के बारे में। तो हेडिंग डालिए मध्यकाल, मध्यकाल हेडिंग डालिए और देखिए, पहले तो समझिए, मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है सल्तनत काल, सल्तनत काल, और दूसरा है मुगल काल, दूसरा है मुगल काल। एक सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल। तो देखते हैं अपन आगे। प्रश्न ये है कि सल्तनत काल को सल्तनत काल क्यों कहते हैं और मुगल काल को मुगल काल क्यों कहते हैं? तो समझिए, यहाँ के जो सल्तनत काल के राजा थे, वे सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। सुल्तान, सुल्तान की उपाधि धारण करते थे यहाँ के राजा, इसलिए इस काल को सल्तनत काल कहा गया। और ये जो राजा थे, ये बादशाह की उपाधि धारण करते थे, बादशाह की उपाधि धारण करते थे, इसलिए इस काल को मुगल काल कहा गया। तो मध्यकाल पढ़ेंगे हम। मध्यकाल पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं मोहम्मद साहब के बारे में। तो हेडिंग डालिए मोहम्मद पैगंबर साहब, मोहम्मद पैगंबर साहब हेडिंग डालिए। उसके बाद में आएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हम मध्यकाल पढ़ रहे हैं और मध्यकाल पढ़ने के लिए हमको इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो ये हेडिंग डालिए मोहम्मद हजरत, मोहम्मद हजरत, मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब, मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब। वैसे तो दोस्तों रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और उसमें मोहम्मद पैगंबर हजरत साहब को याद कर लेते, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो हम मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो इनका जन्म, मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था?
तो इनका जन्म हुआ था सऊदी अरब, सऊदी अरब देश का नाम क्या? सऊदी अरब, सऊदी अरब देश के मक्का, सऊदी अरब देश में एक जगह थी, उस जगह का नाम है मक्का, मक्का। और मक्का के काबा, काबा, काबा में इनका जन्म हुआ था। तो मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म सऊदी अरब के मक्का के काबा में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हो गया, इनके बारे में, इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था, इनके जो पिताजी थे, पिता का नाम था अबू तालिब। पिता का नाम था इनका, अबू तालिब नहीं था, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इनके पिता का नाम था। इनकी माता अमीना, अमीना इनकी माताजी थी। और कुछ समय बाद में जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो इनका पालन पोषण इनके पिताजी के मित्र अबू तालिब करते हैं, अबू तालिब। और इनकी माताजी अमीना और इनकी जो पुत्री थी, पुत्री नहीं सॉरी, इनकी पत्नी का नाम था खदीजा, खदीजा इनकी पत्नी थी। इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था जिब्रियाल, जिब्रियाल इनके गुरु थे। और इनके जो दामाद थे वो थे अली, दामाद अली थे। और इनकी जो पुत्री का नाम था वो था फातिमा। इनकी जो पुत्री थी, पुत्री का नाम था फातिमा। तो ये इनका फैमिली बैकग्राउंड था, ये इनका फैमिली बैकग्राउंड था। और मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो इस सऊदी अरब के मक्का के काबा में यहाँ पर एक गुफा थी, उस गुफा का नाम था हीरा, हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनको जो ज्ञान दिया था वो जिब्रियाल, जिब्रियाल भी नाम आता है इसका कहीं कहीं पर, यहाँ पर इनका नाम गैब्रियाल भी आता है, गैब्रियाल। तो ये नाम याद रखेंगे दोनों। तो इन्होंने इनको ज्ञान की प्राप्ति करवाई थी। फिर उसके बाद में 632 ईस्वी में मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब का मक्का के काबा में इंतकाल हो गया था, लेकिन इनको जो दफनाया गया था वो मदीना में दफनाया गया था। और यही इस्लाम धर्म में हज की यात्रा के स्थान माने जाते हैं, स्थान है। तो ये इनका एक सामान्य फैमिली बैकग्राउंड था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो इतिहास में ये तो एक सामान्य जानकारी हुई, मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब और उनके बारे में जानकारी हुई। इतिहास को अपन पढ़ते हैं। इतिहास इसलिए नहीं जाना जाता है, इतिहास जाना जाता है आक्रमण के लिए। तो आक्रमण के लिए भारत में देखिए, अब हेडिंग डालिए। हेडिंग डालने से पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं। इतिहास जाना जाता है आक्रमण के लिए। इतिहास जो पढ़ा जाता है वो आक्रमण के लिए जाना जाता है। भारत पर क्या होगा? एक आक्रमण होगा और एक विशाल साम्राज्य बनेगा। मुझे आप लोग बताइए, थोड़ा सा सोचकर बताइए कि भारत पर पहला आक्रमण किसने करा था? भारत पर पहला आक्रमण किसने करा था?
थोड़ा सा बताइए। आपके पास में 5 सेकंड 10 सेकंड का समय है, आप सोच लीजिए। तो भारत पर पहला आक्रमण करा था, किसने करा था? आर्यों ने किया था। आर्यों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। फिर उसके बाद आगे बात करें तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने करा था? भारत पर पहला यूरोपियन आक्रमण किसने करा था? तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत पर पहला यूरोपियन आक्रमण सिकंदर महान ने किया था। तो भारत में क्या होगा? भारत को आक्रमणों की भूमि कहा जाता है। भारत में एक आक्रमण होगा और एक विशाल साम्राज्य बनेगा। भारत में एक आक्रमण होगा और एक विशाल साम्राज्य बनेगा। भारत में एक आक्रमण होगा और एक विशाल साम्राज्य बनेगा। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूं कि भारत में पहला आक्रमण आर्यों का आक्रमण हुआ और एक विशाल, देखिए भारत में पहला आक्रमण आर्यों का आक्रमण हुआ और एक विशाल साम्राज्य बना। आर्य सभ्यता, जिसको आप ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं, जिसको आप वैदिक काल कहते हैं। फिर उसके बाद में आर्यों के बाद में आक्रमण हुआ इस्लाम का। इस्लाम में देखिए मैं आपको बताता हूं, तो इस्लाम में भारत में सबसे पहले जो इस्लाम आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करा था। मोहम्मद बिन कासिम ने 612 ईस्वी में आक्रमण करा था। तो इसमें देखिए सबसे पहले गुलाम वंश में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करा और एक विशाल साम्राज्य बना गुलाम वंश। फिर उसके बाद में खिलजियों ने आक्रमण करा, एक विशाल साम्राज्य बना खिलजी वंश। फिर उसके बाद में लोदी ने आक्रमण करा, एक विशाल साम्राज्य बना लोदी वंश। तुगलकों ने आक्रमण करा, एक विशाल साम्राज्य बना तुगलक वंश। मुगलों ने आक्रमण करा, एक विशाल साम्राज्य बना मुगल वंश। फिर उसके बाद में उससे पहले सैयदों ने आक्रमण करा, एक विशाल साम्राज्य बना सैयद वंश। फिर सैयद के बाद में आते हैं लोदी वंश और लोदी के वंश के बाद में आते हैं मुगल वंश। तो कहने का मतलब ये कि भारत में एक आक्रमण होगा और एक विशाल साम्राज्य बनेगा। अपन इनके आक्रमण भी क्रमशः पढ़ेंगे और इनके साम्राज्य भी अपन क्रमशः बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में ये आक्रमण हो जाते हैं, फिर अंग्रेजों का आक्रमण होता है, यूरोपियन कंपनियों का आक्रमण होता है और एक विशाल साम्राज्य बनता है ब्रिटिश एम्पायर। तो भारत में एक आक्रमण होगा और एक विशाल साम्राज्य बनेगा। मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूं। तो देखिए आक्रमण का सिलसिला कहां से शुरू हुआ और कैसे आक्रमण हुआ, कहां की बात कहां पर निकल जाती है। तो देखिए हेडिंग है हमारा भारत में अरब आक्रमण। भारत पर अरब आक्रमण हुआ क्या था दोस्तों? भारत पर अरबों का आक्रमण करने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, लेकिन बात कहां की कहां पर निकल जाती है। क्या हुआ था? तो अरब आक्रमण मतलब जो अरब सागर के किनारे पर रहते हैं उन लोगों ने आक्रमण करा, उसको अरब आक्रमण कहते हैं। ये एक देश था और इस देश का नाम था ईरान। इस देश का नाम था ईरान और इस देश का एक राजा था, उस राजा का नाम था अल हज्जाज। मैं अल हज्जाज को यहां पर लिख देता हूं, अल हज्जाज। यहां पर अपना भारत पड़ता है, यहां पर अपना भारत पड़ता है और भारत के साइड में यहां पर आता है श्रीलंका। यह है श्रीलंका। तो हुआ कहां था, हुआ क्या था, बात कहां से शुरू होती है? तो ईरान के राजा अल हज्जाज ने इस श्रीलंका के राजा से बोला, क्या बोला? अब ये बड़ा पावरफुल व्यक्ति था, शक्तिशाली व्यक्ति था, तो इसने श्रीलंका के शासक से बोला ये श्रीलंका है, ये जो बना है ये श्रीलंका है। तो भारत के शासक भारत की बात अभी नहीं हो रही, ईरान के शासक अल हज्जाज ने श्रीलंका के शासक से बोला, क्या बोला कि क्यों रे श्रीलंका के शासक, अपन दोनों मित्र है ना दोस्तों। मुझे ये श्रीलंका के राजा का नाम नहीं मिला है। यदि आप में से किसी को श्रीलंका के राजा का नाम मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैंने बहुत सर्च करा लेकिन ये नाम नहीं मिल रहा है,
तो आपको कहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि उस समय में श्रीलंका का शासक का नाम ये था, नहीं मिल रहा है इसका नाम, तो अपन फिर भी आगे समझते हैं। तो ईरान के शासक अल हज्जाज ने श्रीलंका के शासक से बोला कि क्यों रे श्रीलंका के शासक, अपन दोनों मित्र है ना, अपन दोनों मित्र है ना। तो श्रीलंका के शासक ने सोचा कि यार किसी ने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट सेंड करी है तो एक्सेप्ट करने में क्या जाता है, अपन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो श्रीलंका के शासक ने बोल दिया, बोले कि हाँ अपन दोनों मित्र क्या जाता है। अब देखो जाता क्या है। तो अब ईरान के राजा अल हज्जाज ने कहा, बोले अपन पक्का मित्र, बोले हाँ अपन पक्का मित्र, पक्के दोस्त हो गए। तो बोले चल ठीक है, फिर तू सिद्ध कर कि अपन दोनों क्या मित्र हैं। तो श्रीलंका के राजा ने बोला, बोले यार ये कौन सी बात है। बोले नहीं, मेरा रूल है, जो मेरी मित्रता, जो मेरी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, जो मेरी मित्रता स्वीकार करता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है, और यदि वो सिद्ध नहीं करता है तो फिर मैं उसके ऊपर आक्रमण करता हूं। तो इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं हम पता है, इतिहास हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इतिहास हमको सीख देता। देखिए यदि आपके पास में भी कहीं से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आए ना तो आप एक्सेप्ट मत करना, सामने वाला बाद में कौन सी शर्त रख दे, कुछ कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते हैं। तो इसने बोले कि तू सिद्ध कर कि तू मेरा मित्र है, क्योंकि जो भी व्यक्ति मेरी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है उसको सिद्ध करना पड़ता है। तो बोले कि सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले कि तू मुझे बहुत सारे हीरे जवाहरात और सुंदर दासियां दे, तब जाकर सिद्ध होगा कि तू मेरा मित्र है, तू मेरा मित्र है। अब बताओ यार, ऐसा बोल रहा है। और भी इसने बोला, बोले यदि मैं नहीं दूं तो, बोले मैं तेरे ऊपर आक्रमण करूंगा। ये बेचारा सीधा साधा, इसने क्या कर दिया, इसने उपहार नौका के माध्यम से ईरान पहुंचा दिया। उपहार में क्या, देखिए ये उपहार ये उस समय में जल मार्ग से आना जाना होता था, तो इसने उपहार नौका के माध्यम से पहुंचा दिया। ये नौका के माध्यम से इसने उपहार पहुंचा दिया। उपहार में क्या, बहुत सारे हीरे जवाहरात और सुंदर सुंदर दासियां इसने पहुंचा दी। अब क्या हुआ, अब यह हुआ कि रास्ते में इस उपहार को लूट लिया गया। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये सिंध वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है सिंध का क्षेत्र कहलाता है, सिंध। तो इस सिंध वाले क्षेत्र में इस उपहार को डाकुओं के द्वारा लूट लिया गया। मैं ये एरो का निशान इधर बना रहा हूं तो आप समझ जाना कि ये उपहार इधर जा रहा है ना, और ये मैंने यहाँ पर नौका भी बनाई है, और ये इसमें ये देखिए सुंदर दास दासियां बैठे हुए हैं और ये हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, तो आप समझ जाना कि ये उपहार इधर जा रहा है। अब इस उपहार को डाकुओं के द्वारा लूट लिया गया, उपहार लूट लिया गया डाकुओं के द्वारा। बात पता चली ईरान के राजा अल हज्जाज को, ईरान के राजा अल हज्जाज को बात पता चली, और अल हज्जाज को तो बहुत सारा गुस्सा आ गया, बहुत सारा गुस्सा आ गया। कितना सारा आ गया, इतना सारा गुस्सा आ गया, बहुत सारा गुस्सा आ गया। बेचारे ने बड़ी मुश्किल से तो उपहार मंगवाया और उस उपहार को लूट लिया, तो उसको आएगा ना गुस्सा कि नहीं आएगा, तो उसको ना बहुत सारा गुस्सा आ गया, इतना सारा गुस्सा आ गया इसको। अब इसको बहुत सारा गुस्सा आ गया। अब ईरान के राजा ने बोला कि जाओ पता करो सिंध पर किसका शासन है। ईरान के राजा ने किसको बोला, ईरान के राजा ने बोला अपने सैनिकों को बोला कि पता करो ये जो सिंध नामक क्षेत्र है जहां पर मेरा उपहार लूटा गया, वहां पर राज्य किसका है। तो अब देखो आगे होता क्या है,
इस सिंध नामक क्षेत्र पर जो शासन था वो था राजा दाहिर का। राजा दाहिर का यहाँ पर शासन था। अब राजा दाहिर के बारे में देख लेते हैं। राजा दाहिर की एक पत्नी थी। पत्नी का नाम था लाडली बेगम और इसकी दो पुत्रियां थी इसकी। दो पुत्री का नाम था, एक का नाम था सूरदेवी और एक का नाम था परमल देवी। तो इसकी पुत्रियां थी। तो अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि इस ईरान के शासक अल हज्जाज ने राजा दाहिर को मैसेज करा। इस ईरान के शासक अल हज्जाज ने राजा दाहिर को संदेश पहुंचाया और बोले राजा दाहिर, या तो तू युद्ध के लिए तैयार हो जा या हर्जाना देने के लिए तैयार हो जा। या तो तू युद्ध करने के लिए तैयार हो जा या हर्जाना देने के लिए तैयार हो जा। हम भारत के जो राजा है ना, वो बेचारे उतरने ही नहीं देते थे। एक बार पीने बैठे तो जब तक खत्म नहीं हुई शरीर या पूरा संपत्ति या पूरा साम्राज्य खत्म नहीं हुए, जब तक वो शराब को उतरने नहीं देते थे। भारत के राजा इस प्रकार से थे। उनको ऐसे कोई किसी बारे में जानकारी भी नहीं थी और वो इंटरेस्ट भी नहीं रखते थे। उनको तो एक बार राजपाट मिल गया, मतलब जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया इन्होंने। तो अब ये बेचारा राजा दाहिर इसके जीवन के आनंद ले रहा है। तो राजा दाहिर के पास में संदेश गया मैसेंजर के माध्यम से और बोला कि या तो तू क्या कर, या तो तू हर्जाना दे या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो राजा दाहिर ने बोला कि ये भाई, तू कौन है, कहां से आया है, तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू क्या है? तू यार भाई ठीक ठाक बैठे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, तो जीवन का आनंद लेने दे। तू ऐसी बातें क्यों करता है? अच्छी नहीं लगती, ऐसी बात मत करा कर। तेरे को जीवन का आनंद लेना, थोड़ी बहुत पीनी है, तू भी पी ले, बैठ जा। बोले नहीं, बोले मैं ईरान से आया हूं और ईरान के शासक अल हज्जाज का दूत हूं मैं, और ईरान के शासक अल हज्जाज ने मुझे पहुंचाया है और उन्होंने बोला है कि या तो तू हर्जाना देने के लिए तैयार हो जा या युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। तो बोले कि भाई तेरा कौन सा हर्जाना, तेरा कौन सा युद्ध, तू मैटर क्या है, बात क्या है, मुझे पूरा कारण तो बता, पूरा डिटेल मुझे बता, क्या हुआ क्या है। बोले कि हमारे राजा, ईरान के राजा अल हज्जाज ने श्रीलंका के राजा से उपहार मंगवाया था और उपहार में बहुत सारी हीरा जवाहरात और सुंदर दास दासियां थी, और वो उपहार तेरे क्षेत्र में, सिंध पर तेरा अधिकार है और तेरे क्षेत्र में उस उपहार को लूट लिया गया, इसलिए उसका जिम्मेदार तू। इसलिए तू क्या कर, तू हर्जाना देने के लिए तैयार हो जा या फिर युद्ध कर। राजा दाहिर ने बोला, ए भाई तेरा कौन सा डाकू? बोले डाकू मेरा नहीं, डाकू तेरे। बोले तेरा कौन सा डाकू, तेरा कौन सा उपहार, तेरा कौन सा क्या? मैं तो यहाँ पर मेरे जीवन का आनंद ले रहा हूं और मैं बिजी हूं सुरा और सुंदरियों में। बोले नहीं, फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा दाहिर ने उपहार देने से मना कर दिया। राजा दाहिर ने उपहार देने से मना कर दिया और अब सिलसिला शुरू हुआ इस्लाम के आक्रमण का। तो अब देखिए, भारत पर अरब आक्रमण आपने हेडिंग डाला था, मैं ये अरब आक्रमण लिखा, ये मिटा रहा हूं। अब यहां से इस अल हज्जाज ने अपने सैनिक मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए पहुंचाया। ये जो एरो का निशान देख रहे हो आप लोग, ये जो एरो का निशान है, ये दर्शा रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम, ये दर्शा रहा है कि ये आक्रमण करेगा, है ना। ये एरो का मतलब ये तीर चलाएगा, आक्रमण करेगा। तो अल हज्जाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए पहुंचाया। कब पहुंचाया?
इसने यहाँ से पहुंचाया तो था 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में, लेकिन ये यहाँ पर भारत में आया 712 ईस्वी में। आते आते नवंबर दिसंबर की बात है, तो अगला सन 711 ईस्वी में पहुंचाया और यह आ गया 712 ईस्वी में। तो 712 ईस्वी में भारत पर पहला इस्लाम आक्रमण हुआ। इस इस्लाम आक्रमण में किसने करा? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला इस्लाम आक्रमण करा। कंडीशन इस प्रकार से बने थी। अब राजा दाहिर वही अपने जीवन के आनंद लेने में व्यस्त हैं, सुरा और सुंदरियों में व्यस्त हैं। तो ये व्यक्ति शराब उराब पीकर बैठा। अब शराब पीने वाला व्यक्ति इतना समय तक चल भी नहीं पाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पल में पराजित कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित कर दिया और मोहम्मद बिन कासिम ने इस लाडली बेगम से विवाह कर लिया। ये जो लाडली बेगम है ना, ये राजा दाहिर की जो पत्नी थी, उससे मोहम्मद बिन कासिम ने विवाह कर लिया। इस मोहम्मद बिन कासिम ने विवाह कर लिया और राजा दाहिर की दो पुत्रियां सुर देवी और परमल देवी, ये परमल देवी लिखा हुआ है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, परमल देवी, देवी, सुर देवी और परमल देवी, ये दो लड़कियों के नाम है। सेम परमल तो याद रहते हैं, तो सुर देवी और परमल देवी आप याद रखेंगे। इन दोनों लड़कियों को इसने यहां से बंदी बनाकर ईरान भेज दिया, अल हज्जाज के पास। लेकिन दोस्तों, ये जो राजा दाहिर था ना, इसकी किस्मत ही खराब थी। जैसे ही ये सुर देवी और परमल देवी यहां पर आई, कहां पर आई? ईरान आई। ये सुर देवी और ये परमल देवी यहां पर ईरान में आई और क्या हुआ? और यह हुआ कि इस अल हज्जाज की मृत्यु हो गई। ये अल हज्जाज मर गया यहां तक आते आते, इस अल हज्जाज की मृत्यु हो गई। तो अल हज्जाज की मृत्यु हो गई तो अब यहां पर ये जो उपहार था ये पहुंच गया ईरान के खलीफा सुलेमान के पास। सुलेमान के पास ये उपहार पहुंच गया। ये सूर देवी और परमल देवी किसके पास पहुंच गई? ये पहुंच गई ईरान के खलीफा सुलेमान के पास पहुंच गई। अब यह हुआ कि इन सूर देवी और परमल देवी ने दोनों ने प्लान सेट करा और प्लान सेट में यह करा कि इन्होंने झूठ बोला। ये राजा की लड़की थी, राजनीति कूटनीति में पारंगत थी, तो इन्होंने झूठ बोला, किससे? सुलेमान से झूठ बोला कि राजा साहब हमको तो ना उस मोहम्मद बिन कासिम ने आपके योग्य नहीं छोड़ा, आपके लायक नहीं छोड़ा। और इस प्रकार से इन्होंने झूठ बोला। तो परिणाम यह हुआ कि सुलेमान ने आदेश दिया कि जाओ उस मोहम्मद बिन कासिम को मारकर सुअर की चर्बी में लपेट कर लाओ। तो इस प्रकार से सूर देवी और परमल देवी के कहने पर सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी। इसी बीच क्या हुआ था? इसी बीच इस सिंध नामक क्षेत्र में इस मोहम्मद बिन कासिम ने खजूर की खेती की थी, खजूर की खेती और ऊंट पालन भी इसने किया था। अब देखिए, ये सिंध वाला क्षेत्र मरुस्थली क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या पौधा कौन सा, वृक्ष कौन सा हो गया? खजूर उगेगी। और पशु में कौन सा पाला जाएगा? ऊंट को पाला जाएगा। तो इसने खजूर की खेती और ऊंट पालन किया। साथ ही यहाँ पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर जजिया कर भी लगाया था। जजिया कर भारत में लगाया था। तो जजिया कर क्या है? जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर को जजिया कर कहा जाता है। तो दोस्तों, अब यहां से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा कि यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो, तो अब यहां से आपके प्रश्न आते हैं, तो पूरा बोर्ड ही मैंने ऐसा कर दिया कि ये क्या लिखा कहां लिखा। यहां से आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया, तो भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया। फिर उसके बाद में और आपके प्रश्न आते हैं कि कब किया, तो सन है 712 ईस्वी में। आया कब था, निकला कब था, 711 ईस्वी से। सिंध का राजा कौन था, राजा दाहिर था। उसकी पत्नी का नाम लाडली बेगम, पुत्री का नाम सूरदेवी और परमल देवी था। और यहां से आपका प्रश्न ये आता है, आपका यहां से प्रश्न ये आता है कि भारत पर प्रथम आक्रमण किसने करा था, तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने करा था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया था। यहां से आपका एक प्रश्न ये भी आता है कि भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया था, तो भारत में पहली बार जजिया कर भी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। तो दोस्तों, ये आज की अपनी क्लासेस थी, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं संक्षिप्त में एक बार और रिवाइज कर देता हूं आज की क्लास का, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। भारत में अरब आक्रमण तो हो गया, नेक्स्ट क्लास में अपन भारत में तुर्की आक्रमण से पढ़ेंगे, भारत में तुर्की आक्रमण से। तो मैं संक्षिप्त में रिवाइज कर देता हूं। अपन ने शुरू करा था इतिहास। इतिहास के जनक हेरोडोटस। इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना इतिहास, जिसका अर्थ होता है अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना। और फिर हमने एक चार्ट बनाया कि इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और हमने फिर आधुनिक काल से लिया, आधुनिक काल को भी 2 भागों में बांटा, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल को सल्तनत काल क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ के राजा सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, इसलिए इसको सल्तनत काल कहा गया। और मुगल काल को मुगल काल क्यों कहते थे, क्योंकि राजा बादशाह की उपाधि धारण करते थे, इसलिए उसको मुगल काल कहा गया। फिर उसके बाद में हमने सामान्य जानकारी ली मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब के बारे में, कि इनका जन्म सऊदी अरब के मक्का के काबा में 570 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। फिर इनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, इनके गुरु का नाम हमने देखा। उसके बाद में भारत पर पहला आक्रमण और अरबों का आक्रमण देखा। अरबों में किस प्रकार से आक्रमण हुआ, क्या सिचुएशन बनी थी, क्या स्थिति बनी थी, ये जानकारी हमने सामान्य आज की क्लास में ली। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, भारत पर तुर्की आक्रमण से। भारत पर तुर्की आक्रमण से, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, भारत पर तुर्की आक्रमण। यहां से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। दोस्तों, आप क्या करें, पेन और पेपर साथ में रखें, और जो जो चीज आपको अच्छी लगे उसको नोट डाउन करते जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं सबकी कमेंट्स पढ़ता हूं, एक एक कमेंट पढ़ता हूं और कमेंट का जवाब भी देता हूं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।